हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS-LI। आज हम समझेंगे जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इन सिंपल टर्म्स, इफ वी ऐड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, वी गेट जीडीपी। हमारे इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में तीन मेन सेक्टर्स होते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, मतलब वॉट एवर वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर और अलाइड जितनी भी काम है, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, इन सबको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इनसे जो कमाई होती है, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, वट एवर अर्निंग वी मेक फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, प्लस द सर्विस सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज टर्शरी सेक्टर। इन तीनों से जितनी कमाई होती है, इसको हम किसी भी देश की जीडीपी मानेंगे। इन तीनों से जितनी कमाई होती है या जितना वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है हमें, the product which we get from all the three sectors, the combined value of those products forms the GDP of any country. So now, to be precise, GDP is the market value of final goods and services produced within the financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, किसी उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसको हम जीडीपी बोलेंगे। कुछ फैक्टर्स हमको ध्यान में रखना है, कैसे हम तय करेंगे कि क्या जीडीपी है और क्या नहीं है। उन फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। लेट अस सी दोस फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू डिफाइन समथिंग एज इंडियाज जीडीपी। फर्स्ट इज दैट दे शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। देश के बॉर्डर के अंदर उसका प्रोडक्शन होना जरूरी है। कौन बना रहा है इससे मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, बट इट शुड बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब लैंड बाउंड्री तो आपको पता है, मैरीटाइम बाउंड्रीज यहां पे आप देख सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक वो इंडिया का वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है। उसके बाद इकोनॉमिक जोन में चला जाता है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है। तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन कंट्रीज लैंड बाउंड्री, ये तो पहला है। प्लस सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही हमारी अपनी एरिया है। उसके बाद वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाता है। ओके, तो हमको सिर्फ 12 ही याद रखना है। 12 नॉटिकल माइल्स तक जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है, वो इंडिया का जीडीपी का हिस्सा है। प्लस एक और चीज है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जो जहाज और हवाई जहाज, पानी के जहाज और हवाई जहाज जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, मगर वो है इंडियन कंपनी के, ये भी इंडिया के जीडीपी का हिस्सा होंगे। ठीक है, जस्ट इनको अपने काम की वजह से बाउंड्री के बाहर जाना पड़ रहा है, मगर उनका जो वैल्यू और सर्विस जो वो जनरेट कर रहे हैं, वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट होगा। प्लस फिशिंग वेसल्स, जो भी फिशिंग वेसल्स है समंदर में दूर दूर तक जा रही है, उनका प्रोडक्ट भी इंडिया के जीडीपी का पार्ट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर, प्लस एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की कंपनियों के द्वारा जो भी बाहर ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की खोजबीन हो रही है, इंटरनेशनल वाटर में जो काम कर रहा है ओएनजीसी वगैरह जैसी कंपनीज, तो इनका भी जो प्रोडक्ट ये जनरेट कर रहे हैं, वो भी इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। किसी भी देश में भारत की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या भारत का कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे भी अगर कोई वैल्यू जनरेशन वाला काम हो रहा है, तो वो भी इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। एंड द सेकंड फैक्टर इज इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। ये जो इंडिया के बाउंड्री में जो चीजें बन रही है, इट डज नॉट मैटर कि वो इंडियन बना रहा है, कोई इंडियन कंपनी बना रही है, या फॉरेन की कंपनी बना रही है, या फिर कोई एनआरआई बना रहा है। इट डजंट मैटर। एनीबडी मेकिंग एनीथिंग, जनरेटिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन द बाउंड्री comes under India's GDP. Does not matter who is making it. Now we'll see some methodology of calculating GDP. GDP को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हम देखते हैं। देखिए, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में बात के स्लाइड्स में देखेंगे। पहला है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड मतलब आपने इकोनॉमी में जितनी भी चीजें बनी, whatever is produced in the economy, the value of that product is calculated in product method. In second is expenditure method, in which we calculate the expenditures made by various entities like governments and private sectors to calculate expenditure method. And income method is the amount of money generated through the economic activities. Economic activity में total कितना पैसा generate हुआ हमारी इकोनॉमी में, उसको लेकर हम ये इनकम मेथड से जीडीपी निकालते हैं। तो तीनों चीजें हैं, इनको डिटेल में एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं। पहला है एनवीए मेथड, ये जो प्रोडक्ट मेथड हमने बताया था। ओके, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जीवीए देखा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो सपोज एक कार की कंपनी है जिसने कार बनाई,
तो जो फाइनल कार का प्राइस होगा, जिस प्राइस से वो कंपनी से निकली, जो फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं ना, वो होगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आउटपुट जो है कार कंपनी का एक कार, उसका ग्रॉस वैल्यू होगा फैक्ट्री प्राइस, जिस प्राइस से वो कार फैक्ट्री से बाहर निकली, और माइनस होंगे खर्चे, जैसे कार कंपनी ने टायर किसी दूसरी कंपनी से खरीदा, विंडशील्ड किसी दूसरी कंपनी से खरीदा, सीट्स किसी दूसरी कंपनी से खरीदा, तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो खर्चे हैं, वो खर्चे माइनस होंगे फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट, तब जाके निकलता है जीवीए। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी का जीवीए निकाल के हम जीडीपी मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर जीडीपी यूजिंग दिस मेथड by taking out the GVA of the entire economy. We can calculate the final GDP of the economy, and that will be based on the product method. Okay, and here we see net value added. यहाँ पे देखा था gross value added, यहाँ पे net value added. फर्क क्या होता है gross और net में? कोई भी इकोनॉमी में जो मशीन्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, समय के साथ वो चीजें खराब होती रहती हैं, डेप्रिशिएट होती रहती हैं, तो उन डेप्रिशिएशन का खर्चा भी हम इसमें से काट लेते हैं। तो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर का खर्चा काट लिया, वो बन गया नेट वैल्यू एडेड। Okay, in an economy, all the infrastructure, the machines, it loses its value due to depreciation every year. Depreciation caused by the wear and tear, like the road gets damaged every year. So that depreciation value is minus from gross value added, and we find the net value added through this method. Okay, so here you can see GVA minus depreciation is NVA. Now the second method which we studied before is expenditure method. खर्चों से किस तरीके से आप निकाल सकते हो जीडीपी। तो इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, इन 4 फैक्टर्स को आपको समझना जरूरी है। देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिचर मेथड। सो फर्स्ट थिंग इज सी, यहाँ पे आप सी देख रहे हो, सी मींस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ मोस्टली बाय हाउसहोल्ड्स। जितना भी इकोनॉमी में कंजम्पशन हुआ है, लोगों ने पैसा खर्च किया है, उसको हम सी मान लेते हैं। दूसरा है आई मींस फाइनल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया गया है। जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती हैं, कैपिटल गुड्स खरीदती हैं, फैक्ट्रीज लगाती हैं, मशीन्स खरीदती हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है। तो ये इन्वेस्टमेंट को हम आई मान लेते हैं। तो सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनीज, देन जी इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट करती हैं पैसा रोड्स बनाने के लिए, ब्रिज और डैम्स बनाने के लिए, प्लस कंजम्पशन का भी खर्चा है, द गवर्नमेंट पेज सैलरीज एंड पेंशंस। ओके, सो दीज आर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Contains consumption as well as investment. So this is denoted by G. So C, I, G. And final factor is exports. इसको X से denote किया जाता है. It's denoted by X. And this is not just exports. This is net exports. Means export minus import. This is how we get net export. Okay. And net export is denoted by X. So you have to add up all the 4 factors C, I, G and X in order to find the GDP थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। इन चारों को आपको ऐड करना है अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालना है। ओके, यहां पे आप देख सकते हो इस चार्ट को, जहां पे इन चारों फैक्टर्स को जोड़ा गया है, सी, जी, आई और एक्स। एनएक्स लिखा हुआ है क्योंकि नेट एक्सपोर्ट है। इन चारों को जोड़ के आपने जीडीपी निकाला थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। वहीं पे यहां पे आप देख सकते हो वैल्यू एडेड पैटर्न, वैल्यू एडेड तरीका यूज किया है निकालने के लिए जीडीपी। एक राइस फार्मर का एग्जांपल दिया है। फार्मर ने राइस ग्रो किया, उसको 12,000 में बेचा। फाइनली एक राइस मिल वाले ने उसको खरीदा 12,000 रुपए में, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया 3,000 रुपए का, एंड ही सोल्ड इट फॉर 15,000, एंड फाइनली द रिटेलर बाइज फ्रॉम द मिल at 15,000 and sells it for 20,000. So finally जो प्राइस चावल का मार्केट में बिका, that is 20,000 rupees. So this is how in every step there has been value addition and the final price makes the GDP. Okay, the intermediate is forgotten. We take only the final price which forms the part of GDP. This is the way we find GDP in value added method, and this is the expenditure method. Now we'll talk about the income method. Income method, any economic activity is equivalent to factor of production which is labor, land, entrepreneurship and capital. Okay, economic activity में ये 4 चीजें होती हैं हमेशा, और ये 4 चीजें हैं जहां पे आपको पैसा देना होता है। किसी कंपनी इन 4 चीजों में पैसा जनरेट करती है। सपोज देयर इज अ कंपनी, द कंपनी यूटिलाइजेस लेबर, तो लेबर को सैलरी देना हुआ, first money generated. Then the company stands on a land. Okay, that land has, the rent has to be paid for that land. So this is the second place where money is generated. Then the entrepreneur, the person who started the company, will have his profits. So this is the third place where money is made. And finally, capital. To start a company, you need loans. So the bank pays the loan, the bank gives the loans, and the company repays the bank its loan plus the interest. So this is the fourth place where money is generated. So income method calculates, adds all the factors wherever money is generated. तो income method में
कहीं पे भी पैसा बन रहा है उन चीजों को जोड़ लिया जाता है। तो लेबर में पैसा बना, आपको सैलरीज देनी पड़ी लेबर को, लैंड जहां पे कंपनी खड़ी है वहां पे किराया देना पड़ा लैंड को, या दूसरी जगह जहां पे पैसा बना, बिजनेस वाले ने अपना प्रॉफिट रखा, एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पे पैसा बना, ये तीसरा हिस्सा था। और कैपिटल, बैंक ने लोन दिया, लोन को आपने इंटरेस्ट के साथ चुका दिया, तो ये चौथी जगह है जहां पे पैसा बना। इन चारों चीजों को जोड़ के इनकम मेथड से आप जीडीपी निकाल सकते हो। ओके, तो सो इफ जीडीपी इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, उसमें वेजेस प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, इन सबको जोड़ के आप इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यहां पे आप इस डायग्राम को देख सकते हो, कहां पे किसने किसको पैसा दिया और किस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल चला, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस डायग्राम से। एक बिजनेस है, बिजनेस ने फैक्टर मार्केट, मतलब जो उसका मार्केट है जहां से वो चीजें खरीदता है, वहां से उसने इनपुट खरीदा, अपने रॉ मटेरियल्स खरीदे। ओके, उसके बाद इन फैक्टर्स को बिजनेस ने अपना पैसा दिया, इन फैक्टर्स को बिजनेस ने पैसा दिया, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा उसका पैसा, जो लेबर लिया उनको अपना किराया दिया, अपना सैलरी दिया, जिस लैंड पे वो खड़ा है वहां पे उसको रेंट दिया, जो लोन लिया था उसने इंटरेस्ट दिया। तो यहां पे बिजनेस ने, जो कंपनी है उसने पैसा दिया और उसके बदले में उसको फैक्टर, ये इनपुट्स मिले। उसके बाद बिजनेस ने मार्केट के लिए कुछ चीजें बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, तो ये प्रोडक्ट गया बिजनेस की तरफ से मार्केट में और बिजनेस को इसके बदले में पैसा मिल गया। ओके, फिर मार्केट में प्रोडक्ट आया, मार्केट में जब प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को हाउस होल्ड के लोगों ने खरीदा, ठीक है, जिनको जरूरत है उन्होंने खरीदा, इसके बदले में हाउस होल्ड वाले ने मार्केट को पैसा दिया, ठीक है, दुकानदार को पैसा दिया। उसी तरीके से हाउस होल्ड से ही लेबर आते हैं, कंपनी में जो काम करते हैं लेबर, वो हाउस होल्ड से गया, ठीक है, and the land also belongs to the household, so household supplies the land, household people save their money in bank, so they provide the capital, and the entrepreneurs also come from the household, so they also provide the entrepreneurship, and the profit also goes to some of the household, so the money goes back into the household in the form of rent, in the form of wages, in the form of interest. Okay, so this is how the entire cycle of economy runs. इकोनॉमी का पूरा जो साइकिल है इस छोटे से डायग्राम में आपको समझा दिया गया है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हमने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और नेट एक्सपोर्ट को ऐड किया। एक दूसरा तरीका है, देयर इज अ सेकंड मेथड टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर, दैट इज by looking from households perspectives. Okay, according to this logic, the money which is generated has to spend either on three things. जो लोगों के पास पैसा है वो तीन चीजों में पैसा खर्च करते हैं। पहला है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने चीजें खरीद ली, आपने टैक्सेस दिए, सरकार को टैक्स पे किया, और जो बच गया पैसा वो आपने सेव कर लिया। तो दिस इज द थ्री वे अ नॉर्मल पर्सन स्पेंड्स हिज और हर मनी, बाय बाइंग स्टफ, बाय पेइंग टैक्स और बाय सेविंग्स। ओके, तो इस डायग्राम में भी इसको समझाया गया है। ये एक हाउस होल्ड के परस्पेक्टिव में एक्सपेंडिचर मेथड है, और जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मेथड है वो तो हमने पहले ही सीख लिया था। तो CIG प्लस X इक्वल्स टू CTS, CTS यहां से आया, कंजम्पशन, टैक्स और सेविंग्स। ओके, दीज टू हैज टू बी इक्वल। नाउ वी स्पीक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है? देखिए, ये जो डी है ना जीडीपी, इसका मतलब है डोमेस्टिक, मतलब भारत के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी बना वो इंडिया का जीडीपी होगा। वॉट एवर इज मेड इन दी boundaries, within the boundaries of India, that forms the GDP of India. That is why it's called domestic. The D stands for domestic, and that's what makes the concept important. Gross domestic product gives you the value of total goods and services produced within the country, no matter who is producing it. ठीक है, it does not matter who is producing, कौन बना रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। वो कोई इंडियन हो सकता है, वो कोई फॉरेन कंपनी हो सकता है, वो कोई NRI हो सकता है, doesn't matter as long as it is produced within India. इंडिया के अंदर बन रहा है तो वो GDP है, doesn't matter कौन बना रहा है। ठीक है, इंडियन हो सकता है, NRI हो सकता है, फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया, इवन इन मल्टीनेशनल कंपनी, MNC ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया, कोई भी बना है। द ओनली मैंडेटरी थिंग इज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडिया के बाउंड्री में ही होना पड़ेगा। ओवरऑल इट इज वन ऑफ द मेनी इंडिकेटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। तो जीडीपी एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दिखाता है। ओके, इट डज नॉट शोज द कंप्लीट पिक्चर। फॉर एग्जांपल, भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है, मगर भारत में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, अमीर बहुत अमीर है और गरीब बेचारा बहुत गरीब है। ओके, तो ये जो डिस्पैरिटी है ये जीडीपी से नहीं दिखता। जीडीपी से हमें सिर्फ टोटल पैसा दिखता है, देश की इकोनॉमी टोटल कितना वैल्यूएशन रखती है, मगर गरीब की क्या हालत है और अमीर और गरीब में कितना फर्क है, द डिस्पैरिटी, द पॉवर्टी इन द कंट्री इज नॉट शोन थ्रू जीडीपी। नाउ consider the automobile company Bajaj, which has a plant in Africa and produces auto rickshaw. Bajaj कंपनी है जो एक प्लांट अफ्रीका में उसने डाला है और वहां पे ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चर करता है। ऑल द प्रॉफिट इट गेट्स is transferred to Indian owners, just like Amazon, whose profits from operation
in India are transferred to its American owners. तो बजाज अफ्रीका में फैक्ट्री खोला है उसने, वहां पे वो पैसा कमा रहा है, मगर उससे जो अर्निंग हो रहा है दैट वोंट बी पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। बजाज की जो अफ्रीका में अर्निंग हो रही है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। वैसे ही Amazon एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, ये इंडिया में आके बिजनेस कर रही है और इंडिया में जो भी पैसा कमाया इसने वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। ओके, क्योंकि भले ही अमेरिकन कंपनी है मगर बिजनेस तो इंडिया में किया है ना, तो जो भी पैसा कमाया वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। जबकि बजाज ने जो पैसा अफ्रीका में कमाया वो इंडिया का जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, वो इंडिया की जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। अब ये क्या होता है इसको आगे समझें। सो टू अकाउंट फॉर दीज थिंग्स द टर्म नेशनैलिटी हैज बीन ब्रॉट इन विच translates to GNP, where N stands for national. Here the nationality of the owner is the defining factor. So gross national product is. तो Amazon और बजाज का एग्जांपल लिया था। बजाज जो भी पैसा कमा रहा है अफ्रीका में वो इंडिया के जीडीपी का नहीं बल्कि इंडिया के जीएनपी का पार्ट होगा, क्योंकि जो मालिक है बजाज का वो इंडियन है, भले ही उसने अफ्रीका में पैसे कमाए हो। उसी तरीके से Amazon ने जो पैसे इंडिया में कमाए हैं वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट होगा मगर अमेरिका के जीएनपी का पार्ट होगा। Okay, whatever money Amazon makes in India, the business it does in India will be part of India's GDP and not America's GDP. But whatever business it does, profit it makes will be part of America's GNP and not India's GNP. So the nationality of the company, nationality of the entity which makes the product goes into GNP, whereas GDP only sees the location of the manufacturer. So formula क्या है GNP का? GNP is GDP plus income from goods and services produced by Indian national minus income from goods and services produced domestically from foreign national. एक तरीके से समझ लीजिए जीएनपी मतलब है इंडिया की जीएनपी मतलब इंडिया का जीडीपी माइनस इनकम ऑफ जो भी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, फॉरेन में पैसा कमाया जैसे बजाज है, उसका इनकम भी ऐड हो जाएगा जीडीपी में, और माइनस क्या होगा? फॉरेन की कंपनीज जो इंडिया में उन्होंने पैसा कमाया, मतलब Amazon का जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए इंडिया की कंपनीज जो फॉरेन में काम करती हैं, फॉरेन में प्रॉफिट्स कमाती हैं वो काफी कम है, जबकि फॉरेन की कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से भारत की जीडीपी विल ऑलवेज बी मोर देन इंडियाज जीएनपी। देयर आर मोर foreign companies working in India than Indian companies working in foreign countries. So definitely India's GDP will always be higher than India's GNP. Even today you can see India's GDP is almost $3.05 trillion. Okay, it's little more than $3 trillion. भारत की अर्थव्यवस्था आज ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की है। वहीं पे भारत का जो जीएनपी है, जीडीपी $3 ट्रिलियन का है और जो जीएनपी है वो $2.6 ट्रिलियन का है, मतलब $400 बिलियन कम है। इंडिया का जीएनपी इंडिया के जीडीपी से $400 बिलियन कम है। ओके, तो इसलिए इंडिया हमेशा अपना जीडीपी ही देखता है क्योंकि जीएनपी कम आता है जीडीपी से। तो इसी को फॉर्मूला की तरह लिखा गया है, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर मतलब जो फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में कमाया उसको माइनस करना होगा और जो इंडिया की कंपनी ने फॉरेन में कमाया उसको प्लस करना होगा। ये करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलेगा, उसको माइनस करना होगा जीडीपी से और वो फिर हमको जीएनपी देगा। नाउ इसमें हम समझेंगे डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं। Now consider the depreciation for both GDP and GNP as infrastructure and machinery are subject to wear and tear. जैसे रोड यहाँ पे देख सकते हैं, एक नया रोड बना, एक साल के अंदर रोड टूट गया, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपको अगले साल फिर से इसको बनाना पड़ेगा, इसमें जो खर्च आएगा ये माइनस हो जाएगा पूरे इकोनॉमी से। तो कुछ भी है, एनीथिंग, इफ इट्स अ रोड, इट्स अ ब्रिज, इट्स अ मशीन, इट गेट्स वियर्ड एंड टियर्ड एवरी ईयर। हर साल उसमें कुछ ना कुछ खाए, कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, जिससे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो उस नुकसान को भी जीडीपी के टोटल मुनाफे से माइनस किया जाता है। ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। डेप्रिसिएशन को माइनस करने से ये जो ग्रॉस है वो बन जाता है नेट। कहीं पे भी डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं किया गया है, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिड्यूस्ड, डिडक्टेड, then it gives the gross figure. Okay, wherever the depreciation is deduced, जहां पे भी depreciation हम हटा देते हैं वो फिर हमको net figure देता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट के। अगर आपने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो वो ग्रॉस जो है वो नेट बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ विल अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक एंड दैट इज जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, दो टाइप की जीडीपी निकालते हैं, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर इज अ कंट्री व्हिच हैज एब्सोल्युटली नो इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ओनली हैज वन बियर फैक्ट्री। So if in the year 2017 it manufactures 100
cans of beer and sells it for 100 rupees each, then the GDP of Singapore is 10,000 rupees. सिंगापुर एक ऐसा, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाया जा रहा है कि सिंगापुर एक ऐसा देश है उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बियर कंपनी है, प्लांट है, जिसने 2017 में 100 बियर के कैंस बनाए और हर एक कैन को 100 रुपए में बेचा, तो टोटल कितना पैसा मिला उनको? 100 इंटू 100 इज 10,000 रुपए। ओके, तो 2017 में सिंगापुर की जो जीडीपी है वो 10,000 रुपए हो गई। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? What next? Now in the year 2018, due to inflation, the price of each can of beer has gone up to 110. And if it again manufactures 100 cans of beer, then the GDP would be 11,000 rupees. Even though the amount of beer can manufactured is the same, still the GDP has gone up by 10%, which indicates GDP has grown by 10%, though ideally growth in GDP should be within the growth in production. देखिए, हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% बढ़ी, 6% बढ़ी, 10% बढ़ा, इस तरीके से we say that the economy of a country increased by 5%, 6%. What do we mean by that? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी। अगर हम पहले 10 चीज बनाते थे तो अब हम 15 चीज बनाने लग गए। ओके, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। मगर जीडीपी में प्राइस और ये जो फाइनल एमआरपी का बहुत बड़ा वैल्यू है, इट्स द फाइनल एमआरपी हैज गॉट अ वेरी बिग वैल्यू व्हाइल वी कैलकुलेट जीडीपी। तो अगर प्राइस राइज हो रहा है, अगर सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, तो भी तो हमको ये दिखेगा जैसे ज्यादा पैसा कमाया हम लोगों ने, है ना। यहां पे क्या हुआ? 2018 में बियर की प्राइसेस बढ़ गई, जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो 110 का मिलने लग गया, मगर बने 100 कैन ही, तो प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। देयर हैज बीन नो इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, द ओनली इंक्रीमेंट वाज इन द प्राइस। अर्लियर इट वाज 100, नाउ इट इज 110। एज अ रिजल्ट we can see the final GDP grows to 11,000 rupees. So it gives the impression, ये दिखाता है ऐसा जैसे 10% का ग्रोथ हुआ, बट क्या एक्चुअली ग्रोथ हुआ? कोई ग्रोथ नहीं हुआ। पहले भी 100 मैन्युफैक्चर कर रहे थे, आज भी 100 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Okay, in 2017 they were producing 100 cans, even today they are producing, in 2018 they are producing 100 cans. So there is no growth in manufacturing. Okay, it's the growth is only due to price rise. महंगाई की वजह से हमको दिख रहा है जैसे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। इस तरीके से तो कोई भी सरकार अपना ग्रोथ कितना भी दिखा दे, अपना टैक्स बढ़ा देगी, चीजें महंगी हो जाएंगी और ऐसा दिखेगा लास्ट में जैसे कितना ग्रोथ हुआ है, 10%, 12% के हिसाब से कंट्री ग्रो हुआ है, जबकि ये गलत है ना। नाउ टू डील विद दैट वी हैव कम विद अ कांसेप्ट ऑफ करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ओके, इससे हमको बचने के लिए हमने ये दो कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं जिसको करंट एंड कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। ओके, करंट प्राइस आर द प्राइसेस एट द करंट ईयर, व्हाइल कांस्टेंट प्राइसेस आर द प्राइसेस टेकन फ्रॉम अ बेस ईयर। करंट प्राइस है जैसे 100 रुपए का मिल रहा था 2017 में, 2018 में 110 का हो गया, तो कांस्टेंट में आपको दिखेगा कि हाँ 10% का ग्रोथ हुआ है, मगर करंट में आपको दिखेगा जैसे 10% का ग्रोथ हुआ है, मगर क्या असली में ग्रोथ हुआ है? असली में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। सो वी विल चूज कांस्टेंट प्राइस। हम कांस्टेंट प्राइस देखेंगे। कांस्टेंट प्राइस कैसे देख सकते हैं? हमको एक बेस ईयर चाहिए, एक पुराना ईयर चाहिए और उसके प्राइस के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हम बेस प्राइस 2017 को मान लेते हैं, इफ वी कंसीडर 2017 एज अ बेस प्राइस, देन we can see that there has been no growth, absolutely no growth in GDP. The only growth was due to the price rise. Okay, सिर्फ महंगाई की वजह से ग्रोथ हुआ है, एक्चुअली में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर हम 2017 को बेस मान ले, 2017 को बेस मान लिया और उसके हिसाब से कांस्टेंट प्राइस निकाला, तो 100 रुपए का होगा एक कैन और जीडीपी भी 10,000 रुपए ही होगी। ओके, तो अगर आपने कांस्टेंट प्राइस में जीडीपी निकाला है, इफ यू हैव calculated GDP at constant price, then that GDP is called real GDP. Whereas if you have calculated GDP in current prices, then the GDP will be nominal GDP. So I hope you understood the difference between current and constant price and nominal GDP and real GDP. So now we take the story even further in 2019. 2019 का देख लेते हैं. In the year 2019, if it manufactures 125 cans of beer and the cost of each can of beer is 120, then GDP at current price is 15,000. And if you consider 2017 as base year, where the prices of each can of beer was rupees 100, then it will be 125 into 100, that is 12,500. This is the real GDP. Okay, and 15,000 rupees here, this is the normal GDP. तो हुआ क्या है यहाँ पे 2019 में प्रोडक्शन भी बढ़ा है, जो पहले 100 बन रहे थे अब 125 बन रहे हैं, और प्राइस राइज भी हुआ है, जहां पे 2017 में 100 रुपए का था, 2018 में 110 का हुआ, 2019 में 120 का हो गया। ओके, तो अब हम एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्राइस राइज भी हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट विल stick to the base year. We can easily take out the nominal. Nominal तो बहुत आराम से निकल जाएगा, 120 रुपए का एक कैन और टोटल बने 125 कैंस, तो 120 इंटू 125 15,000 रुपए नॉर्मल जीडीपी बन गया।
मगर अगर हम कांस्टेंट प्राइस निकालना चाहते हैं तो विल टेक द कांस्टेंट प्राइस, 120 की जगह हम 100 लेंगे, जो 2017 हमारा बेस ईयर था उसका प्राइस लेंगे 100। ओके, मगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ 125, ये एक अच्छी चीज हुई, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, तो 100 इंटू 125, 100 इंटू 125 इज 12,500। तो यहाँ पे वी सी एन इंक्रीमेंट ऑफ 25%, हियर वी सॉ एन इंक्रीमेंट ऑफ 50%। ठीक है, 10,000 रुपए से जीडीपी बढ़ के 15,000 हो गया, ये नॉमिनल है 50% का ग्रोथ, बट हियर इज द रियल पिक्चर। ओके, रिमूव द inflation part and you only deal with the increase in manufacturing. So when you focus only on increase in manufacturing with the base year, you come out with the real GDP. ठीक है, वो GDP जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से बना है। ओके, तो प्राइस हमने कांस्टेंट लिया 100, 125 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है, एंड नाउ इट इज 12,500, 25% ग्रोथ कंपेयर टू 2017 बेस ईयर। नाउ विल सी अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं? सो to learn to what extent the increase in GDP is on account of increase in price, we use the term GDP deflator, or real GDP is nominal GDP adjusted for inflation. तो देखिए किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ आता है दो वजहों से, एक तो या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, या तो उस इकोनॉमी में प्राइस राइज हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है। देयर आर टू रीजंस फॉर ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, आइदर द मैन्युफैक्चरिंग हैज गॉन अप or the prices have gone up. So how to find it? So we use the concept of GDP the concept of GDP deflator for every economy. Okay, the formula is nominal GDP by real GDP into 100. So if nominal GDP is huge, अगर nominal GDP बहुत ज्यादा है और real GDP कोई नहीं बढ़ा है, जैसे कि हमने 2017-2018 के केस में देखा था that there was no real GDP growth, only nominal GDP growth, then the GDP deflator will be far more than 100. 100 से बहुत ज्यादा होगा. Okay, and that is bad for an economy. Whereas if there is nominal GDP growth and it's all because due to increase in manufacturing, that is equal to real GDP. ठीक है, रियल जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, उसी वजह से नॉमिनल में ग्रोथ हुआ है, देन नॉमिनल और रियल कट के 1 हो जाएगा, एंड 1 into 100 जीडीपी डिफ्लेटर विल बी 100. ओके, सो इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज क्लोजर टू 100, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 या 100 के पास या 100 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब उस इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आया है, प्राइस राइज की वजह से नहीं आया है। मगर जीडीपी डिफ्लेटर जितना 100 से ज्यादा होगा, द मोर इट गोज greater than 100, you can assume that the economy is increasing only due to price rise. So the closer it is to 100, the better it is. Okay, I hope you understand the concept of GDP deflator. And the higher it goes from 100, that means the price rise is responsible for growth, for high GDP growth rate, not the actual economic growth. So finally we see the base year of India. What is the base year of India? 2011 to 12 is considered to be the base year of India. Okay, 2011 और 12 के प्राइसेस को लेके ही हम अपना रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. So that's it. और अगर आपको इस लेक्चर का फॉलोअप चाहिए, इफ़ यू वांट अ फॉलोअप ऑफ दिस लेक्चर, दैट मीन्स आपको इस लेक्चर के डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए, इस लेक्चर पे प्रीलिम्स का टेस्ट देना है और मेंस आंसर राइटिंग करनी है अगर इस लेक्चर पे आपको, तो डाउनलोड करें IASLI ऐप को, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, और इस पूरे लेक्चर के सारे फॉलोअप्स को हासिल करें. अवेल ऑल द फॉलोअप्स ऑफ दिस लेक्चर ऑन IASLI ऐप which you can download from Google Play Store.